So welcome back, ladies and gentlemen. डिमांडिंग इंडस्ट्री की ये हम तीसरी बार बातचीत कर रहे हैं। पहली बार हम लोगों ने जब बातचीत की तब काफी सेक्टर्स बाकी थे। मेरे ख्याल से करीबन 50 सेक्टर्स, आधे 50% सेक्टर्स पे आप लोगों ने काम किया था और 50% बाकी थे। पर 2 दिन पहले जब हम सब लोग मिले तब बहुत खुशी की बात है कि आप सबने सारी इंडस्ट्रीज पे काम कर लिया। सो दैट्स वंडरफुल। देखो, डेटा हो सकता है आपको कहीं से भी मिल सकता है, बहुत सी साइट्स होती है जहां से आप लोग डेटा लेते हो, लेकिन ये जो डेटा है ये ऑथेंटिक है इसलिए क्योंकि आपने खुद ने बनाया है। और खुद का जब डेटा क्रिएट होता है तो वो ज्यादा लर्निंग देता है। मुझे पूरी उम्मीद है आप सब लोगों ने जब अपने आप ये डेटा बनाया तो आपको डेटा पढ़ने से ज्यादा लर्निंग मिली होगी जब आपने अपने हाथों से इन डेटा को क्रिएट किया है। तो अब दोस्तों हम आखिरी एपिसोड्स की ओर है डिमांडिंग इंडस्ट्री के, और जहां की मेरे सामने डेटा है मुझे कई डिमांडिंग इंडस्ट्री नजर आ रही है। फोटोग्राफिक प्रोडक्ट पे हमारी लास्ट टाइम ही बात हो गई कि ये कोई काम की इंडस्ट्री नहीं है, राइट? क्योंकि जो कंपनीज है ओवरऑल वेरी स्मॉल कंपनीज, 50 to 60 करोड़ टर्नओवर, ये कोई इंडस्ट्री नहीं है। ये ग्रोथ आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि 2017 का ग्रोथ जीरो है। सो दिस इज एन एरर, एम आई राइट? तो ये मैं यहां से अभी डिलीट कर देता हूं, बराबर? ओके, तो ये इंडस्ट्री आपकी हट गई। और अब मेरे सामने जो भी ग्रोइंग इंडस्ट्रीज में आ रही है ये इंटरनेट एंड कैटलॉग रिटेल, जिसपे जितेंद्र बंसल जी ने बात की, डेटा क्रिएट किया हुआ है। सो नो डाउट अबाउट इट दोस्तों, इंटरनेट कैटलॉग रिटेल भारत की फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर में से एक है। आज हम सब लोग ई कॉमर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और आने वाले समय में भी ये वो सेक्टर है जो जबरदस्त बड़े वेल्थ क्रिएटर देगा। दोस्तों, रिटेल वैसे भी फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है, पर रिटेल होता कैसे है? डिपार्टमेंट स्टोर से होता है और अनऑर्गेनाइज वे में होता है। आपने देखा होगा कई अलग अलग करियाने की दुकान होती है, राइट? ऑर्गेनाइज वे में स्टोर ले लो, वो भी फास्टेस्ट ग्रोइंग है। अब ई कॉमर्स का जमाना आ रहा है तो ई कॉमर्स यानी यहाँ पे अभी ये इंटरनेट कैटलॉग में है। भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स की कंपनी कौन सी? यस, यू कैन यूज योर चैट बॉक्स। है ना? भारत की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी तो आप जानते ही हो, अमेजोन, बराबर ना? भारत में सबसे बड़ी मुस्तफिजुर रहमान, यस वेरी गुड। फ्लिपकार्ट, एब्सोल्युटली। तो फ्लिपकार्ट लिस्टेड है क्या अभी? फ्लिपकार्ट स्टिल नॉट अ लिस्टेड कंपनी इन इंडिया। तो हम भविष्य में फ्लिपकार्ट का भी इशू देखेंगे, लेकिन ये सब कंपनियों का ग्रोथ जबरदस्त होने के कारण इनको वैल्यूएशन भी दोस्तों बड़े मिलते हैं, राइट? तो लोग कहते हैं कि इनको क्यों इतना वैल्यूएशन मिल रहा है? अरे वैल्यूएशन इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये कंपनियों का ग्रोथ जबरदस्त होता है। जस्ट थिंक अबाउट इट, यहाँ पे इंटरनेट कैटलॉग रिटेल में जो आप कंपनियां देख रहे हो, जस्ट जैसे जोमेटो, आप ही ने डेटा लिखा है 90% ग्रोथ। तो ये 90% ग्रोथ ने ही सिर्फ 2000 करोड़ की टर्नओवर वाली कंपनी को 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप दिया, राइट? ह्यूज ग्रोथ, 90%। मतलब हर साल इनका धंधा डबल होता जा रहा है, तो ये धंधा बढ़ने ही वाला है। निवेशक ये उम्मीद पे होते हैं। ये आपकी जो दूसरी कंपनी है पेटीएम, अगेन इनका ग्रोथ 59%, राइट? मार्केट कैप ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़। नाइका जस्ट अभी आई। नौकरी.com अगेन 14% ग्रोथ, राइट? 14% ग्रोथ। यहां पे ये ग्रोथ इसलिए है क्योंकि ये एक होल्डिंग कंपनी है। नौकरी.com खुद, इनको जो धंधा दोस्तों आ रहा है ये खाली नौकरी.com से नहीं आ रहा है। नौकरी.com के अंदर बहुत सी अलग अलग कंपनीज है, तो वो सारी कंपनीज में से जो धंधा आ रहा है ये इनका होल्डिंग धंधा होता है, राइट? तो इनका रियल ग्रोथ सारी कंपनियों का बहुत अच्छा है। आपने पॉलिसी बाजार का भी ग्रोथ लिखा है, वेरी गुड, लेकिन 2017 का नहीं लिखा है। ओके, नो नीड टू वरी। तो जितेंद्र बंसल जी ने इंटरनेट कैटलॉग पे काम किया
और एक चीज क्लियर है कि इंटरनेट के माध्यम से जो कंपनियां बढ़ रही है, अगर यहाँ पे ये डिमांडिंग इंडस्ट्री में आ रही है, कोई डाउट नहीं है, दिस आर इमर्जिंग सेक्टर्स ऑफ इंडिया, डिमांडिंग सेक्टर ऑफ इंडिया। एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया, हमारी लास्ट टाइम इस पे बात हो गई। होल्डिंग कंपनीज, हमने इस पे भी बात कर दी कि होल्डिंग कंपनीज का जो ग्रोथ दिख रहा है ये गलत ग्रोथ होता है, राइट, क्योंकि होल्डिंग कंपनीज का खुद का कोई धंधा नहीं होता है, इन्होंने दूसरी कंपनी में निवेश किया हुआ है और वहां से इनको ग्रोथ आ रहा है, इनको प्रॉफिट आ रहे हैं, वो इधर आपको ग्रोथ में दिख रहे हैं, राइट। तो होल्डिंग के बारे में डेप्थ में हम बाद में बात करेंगे भविष्य में। एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन भी डिस्कस, या डिपार्टमेंट स्टोर है, किसने काम किया है? पारस पटेल। या लेटेस्ट टॉक विद पारस। पारस पटेल जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो? लेटेस्ट चेक योर सेक्टर। यस सर। पारस भाई, हमारी डिपार्टमेंट स्टोर पे बात नहीं हुई थी ना नहीं 2 एपिसोड में? नहीं सर। ओके, तो मैं ये आपका डिपार्टमेंट स्टोर ओपन करता हूँ और हम जरा रेक्टिफाई करते हैं कि कोई गलत तो जगह डेटा नहीं है यहाँ पे, राइट। सो आपने 2 कंपनियों के खाली सेल्स लिए यहाँ पे सर, क्योंकि 94% तो अकेला मार्केट से डीमार्ट का ही है सर। राइट। मेन मार्केट कैप डीमार्ट का है, बराबर है। सबसे बड़ा रिटेलर कौन है पारस भाई इंडिया का? डीमार्ट। हाँ, डीमार्ट, ये आपके डेटा के हिसाब से, पर हाँ। सबसे बड़ा रिटेलर है रिलायंस रिटेल। कौन है? रिलायंस। रिलायंस तो रिटेल, वो तो मर्ज है ना, तो या बराबर है। लेकिन देखो, हमें तो मानना पड़ेगा कि डिपार्टमेंट स्टोर का जब हम रिसर्च कर रहे हैं, हाँ, तो तब रिलायंस। हमारे ध्यान में रहना चाहिए कि जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है वो इंडिविजुअली लिस्टेड नहीं है, राइट। राइट। पर आपको सही में डिपार्टमेंट स्टोर का अगर ग्रोथ जानना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिलायंस रिटेल का भी ग्रोथ देखना पड़ेगा कि नहीं? तो सर, रिलायंस के सेल्स फिगर कहाँ से मिलेंगे सर? यस, देखो कहां से मिलेगी आपको, जब आप रिलायंस इंडस्ट्री का बिजनेस देखोगे ना, टर्नओवर, राइट। आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे पारस भाई। ओके। रिलायंस रिटेल के एनुअल रिपोर्ट में जाना पड़ेगा, 2021 का लेटेस्ट, और उसमें देखना पड़ेगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में रिलायंस रिटेल का पार्ट कितना है, राइट। करीबन, मैं यहाँ पे जस्ट यूं ही यहाँ लिखता हूं ताकि आपका डेटा डिस्टर्ब ना हो। रिलायंस रिटेल 1.5 लाख करोड़ का टर्नओवर करता है। कितना करता है? 1.5 लाख करोड़। तो 1.5 लाख करोड़ का टर्नओवर, मतलब ये कितना हुआ? डिमार्ट कितना कर रहा है अभी? 25,000 करोड़, 30,000 करोड़। राइट। यहाँ पे आपकी दूसरी एक कंपनी है फ्यूचर रिटेल। फ्यूचर रिटेल यानी कौन सी कंपनी? हर्ष भाई, फ्यूचर यानी कौन सा ग्रुप? बिग बाजार। या एब्सोल्युटली राइट, बिग बाजार ग्रुप। ये भी बड़ा ग्रुप है और ये भी डीमार्ट जितना ही धंधा करता है। करीबन हम यहाँ पे लिखते हैं 25,000 करोड़, जो शुरू में अभी लिख रहा हूँ, फिर मैं डिलीट कर देता हूँ। अब सोचो, डीमार्ट और फ्यूचर रिटेल, ये दोनों 25,000 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं। दोनों का मिलके कितना टर्नओवर हुआ? 50,000। 50,000 करोड़। दूसरी जो कंपनी है ये सब छोटी छोटी है, जैसे वीमार्ट का टर्नओवर कितना है? 1,000 करोड़, 1,000 करोड़। राइट। बाकी सब कंपनियों का टर्नओवर कम है। लेकिन आप सबका टोटल करोगे ना, जितनी भी लिस्टेड रिटेल स्पेस की कंपनियां हैं, तो भी वो 1.5 लाख करोड़ नहीं होगी। इसका मतलब क्या? राजा कौन है डिपार्टमेंट स्टोर का इंडिया में? हाँ, रिलायंस। रिलायंस, राइट। तो जब भी हम डिपार्टमेंट स्टोर की बात करें, हमें भूलना नहीं चाहिए कि इन्होंने जबरदस्त ग्रोथ किया है और ये लोग 40% से ग्रोथ करते जा रहे हैं हर साल। तो ग्रोथ भी इनका धमाकेदार है। और 1.5 लाख करोड़ यानी कितना हुआ पता है परास भाई? HDFC बैंक का नाम सुना आपने? हाँ। ये इंडिया की सबसे बड़ी बैंक है, राइट। 3 दशक हो गए अभी ये बैंक को, उनका भी धंधा 1.5 लाख करोड़ है। IT की सबसे बड़ी कंपनी कौन है? इन्फोसिस। TCS, सीएस, सर। राइट। देखो, इन्फोसिस का धंधा तो अभी
अभी लाख करोड़ पहुंचा, पर टीसीएस तो 1.5 लाख करोड़ का धंधा करता है। तो टीसीएस भी 3 दशक से है और वो 1.5 लाख करोड़ धंधा कर रहे हैं। पर डिपार्टमेंट स्टोर का जन्म इतने ज्यादा समय से नहीं हुआ है, पर फिर भी रिलायंस रिटेल किसके जितनी कंपनी बन गई, ये अमेजिंग हुआ कि नहीं। एचडीएफसी बैंक, टीसीएस जितना धंधा करती है उतना रिलायंस रिटेल धंधा करता है, तो जबरदस्त ग्रोथ वाली ये कंपनी हुई। अब 1.5 लाख करोड़ का धंधा है, जस्ट अंदाजा लगाओ, मैं यूं ही कह रहा हूं आपको, ये 25,000 करोड़ के टर्नओवर में इनको मार्केट कैप कितना मिल रहा है, कितना मार्केट कैप है डीमार्ट का? 3,16,000। 3 लाख करोड़ का। 3 लाख करोड़। आप अंदाजा लगाओ रिलायंस के रिटेल का मार्केट कैप कितना होगा 1.5 लाख करोड़ के धंधे में? इसका तो बहुत ज्यादा होना चाहिए ना, 5-6 लाख करोड़ तो कम से कम होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। मिनिमम लेके चलते हैं अपन, राइट? तो जस्ट आप सोचो, रिलायंस जियो इस साल लाख करोड़ पहुंच जाएगी, इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी हुई, राइट? उसका भी मार्केट के 5-1 लाख करोड़। रिलायंस रिटेल 5 से 8 लाख करोड़ का मार्केट कैप हम लोग गिन सकते हैं, राइट? और टोटल रिलायंस जो इंडस्ट्री है उसका रियल मार्केट कैप 15 लाख करोड़ है। तो 15 लाख करोड़ में ज्यादा कौन सी कंपनी की वजह से मार्केट कैप मिल रहा है, समझ में आया आपको? हाँ, राइट। रिलायंस रिटेल और जियो की वजह से, जो इनका नया धंधा है पारस भाई। तो आप सोचो, रिलायंस ने अगर रिलायंस रिटेल और जियो नहीं बनाया होता तो रिलायंस इंडस्ट्री का मार्केट कैप कितना होता? कुछ भी नहीं होता, राइट? वो नंबर 1 नहीं होती। पर आज भारत में रिलायंस अगर नंबर 1 है तो वो उनकी दीर्घ दृष्टि की वजह से है। उन्होंने भी, आप लोग कैसा डिमांडिंग इंडस्ट्री ढूंढ रहे हो ना आप लोग, कि चलो ऐसी इंडस्ट्री ढूंढे जिनका धंधा ग्रोथ हो रहा है, हम वहां पैसा डालें। तो रिलायंस ने भी यही किया। बरसों पहले उन्होंने रिलायंस रिटेल शुरू किया, 5-1 साल पहले जियो, और देखो दोनों जबरदस्त धंधा कर रहे हैं और उनकी सक्सेस का बड़ा पोर्शन आज इन कंपनी के पास है। तो अब जब डिपार्टमेंट स्टोर की बात करेंगे, हम पहले किसकी बात करेंगे? रिलायंस रिटेल। तो इसका डेटा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए आपको यहाँ पे? है ना, शांति से टाइम निकाल के थोड़ा लिख देना आप। 2021 के डेटा में एनुअल रिपोर्ट में जाओगे ना, वहां सेगमेंटल रेवेन्यू होगा। क्या होगा? सेगमेंटल रेवेन्यू। सेगमेंटल, उसमें दिया होगा कि रिलायंस के धंधे में रिटेल का पोर्शन इतना है, राइट? तो 2021 का भी मिल जाएगा, 2017 का भी मिल जाएगा। डन? तो आपके पास एकदम रियल चित्र आएगा। पर चलो, ये जो डेटा है उसके आधार पे भी अगर मैं चलूं तो 28% का ग्रोथ, यानी जबरदस्त ग्रोथ है। छोटी कंपनी वी-मार्ट जैसी भी ग्रोथ कर रही है, हाथी रिलायंस रिटेल भी ग्रोथ कर रहा है और डी-मार्ट भी ग्रोथ कर रही है। तो डिपार्टमेंट स्टोर में पैसा डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, राइट? ये आपका प्रायोरिटी सेक्टर होना चाहिए, राइट सर? अब कौन सी कंपनी में डालेंगे ये बाद की बात है, राइट? ये हम टॉप क्वालिटी एनालिसिस जो हम कल से करने वाले हैं, अब हम नेक्स्ट वीक टॉप क्वालिटी एनालिसिस करेंगे, पर उससे पहले हमें कंपनियों के नाम पता चल जाने चाहिए। अब डिपार्टमेंट स्टोर की बात करें तो ध्यान रखें, रिलायंस राजा है, डीमार्ट भी लिस्टेड कंपनियों में सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। और फ्यूचर रिटेल में कुछ गड़बड़ है। मैं गड़बड़ इसलिए कहूंगा, 25,000 करोड़ का टर्नओवर करने के बावजूद भी इनको मार्केट कैप कितना मिल रहा है? कितना है पारस भाई? 2800 करोड़। हाँ, खाली 3,000 करोड़। ये क्या बात हुई यार? एक तरफ डीमार्ट 25,000 करोड़ का धंधा करने पे 3 लाख करोड़, दूसरी तरफ फ्यूचर ग्रुप 25,000 करोड़ टर्नओवर, खाली 3,000 करोड़ का मार्केट कैप। तो ये इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? क्योंकि फ्यूचर रिटेल एक डेब्ट बर्डन कंपनी है और ये बिकने वाली है। आपको पता ही होगा, केसेस चल रहे हैं, या तो अमेजोन या रिलायंस के हाथ में ये जाएगी, राइट? तो अगर रिलायंस के हाथ में ये चली गई तो 1.5 लाख करोड़ में और 25,000 करोड़ ऐड हो जाएगा, बराबर ना? ओके, ये सब एनालिसिस होगा ना तो आपको पता चलेगा कि रिलायंस को कितना फायदा होगा फ्यूचर ग्रुप आने से, बराबर? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच पारस भाई, जो आपने ये डेटा बनाया और हमें पता चला
कि चलो डिपार्टमेंट स्टोर पे ध्यान देना चाहिए, राइट। पिछले साल भी ये सेक्टर ने बढ़िया ग्रोथ किया है। तो कोरोना में देखो, कोरोना में लोग डिपार्टमेंट स्टोर में जाने से डरते थे, लोग नहीं जाते थे। आपने देखा होगा तो जो प्रीमियम स्टोर होते हैं जहां पे करियाने की चीजें नहीं मिलती है, जैसे ग्रोसरी आइटम मिलती है डीमार्ट में, पर ट्रेंड में क्या मिलता है, जूडियो, वेस्ट साइड, वहां पे आप क्या लेते हो, ध्यान है आपको किसी को? अपीयरेंस, कपड़े। या वो स्पेशलिटी रिटेल है, तो वो हमारी जरूरत नहीं है। तो ये जो करंट ईयर ग्रोथ में आपको जो दिख रहा है ग्रोथ, ये क्यों है? क्योंकि आप लोगों ने लाइन लगा ली थी डीमार्ट में, पर सेम टाइम पे आपने लाइन नहीं लगाई थी वेस्ट साइड के बाहर, राइट। क्यों? क्योंकि वो जरूरत की चीज नहीं थी। तो जो स्पेशलिटी रिटेल है वो कोरोना में अफेक्ट हुआ, पर डिपार्टमेंट स्टोर बिल्कुल अफेक्ट नहीं हुआ, राइट सर? ओके, स्पेशल कंज्यूमर सर्विस, इस पे किसने काम किया है? जितेंद्र बंसल। तो लेट मी रिक्वेस्ट जितेंद्र बंसल, मेरे ख्याल से स्पेशल कंज्यूमर सर्विस का जो ग्रोथ आपका है 27% जबरदस्त ग्रोथ है, पर लास्ट वीक हमारी स्पेशल कंज्यूमर सर्विस पे शायद बात हो चुकी है। एम आई राइट जितेंद्र जी? हमने ऑलरेडी एपिसोड 1 में इन चीजों पे सर बात ट्रैवल कर रहा हूँ तो आवाज नहीं आएगी। या नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आप वापस म्यूट कर सकते हो अपने आप को। लेकिन मैं आप सबको इतनी इंफॉर्मेशन दे दूं दोस्तों कि ये जो सेक्टर है ये बड़े काम का है। बड़े काम का मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि ये सेक्टर जॉब प्रोवाइड करता है, मैन पावर प्रोवाइड करता है, स्पेशल कंज्यूमर सर्विसेज आती है इसके अंदर, राइट। यहाँ पे SIS कंपनी सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करती है, टीम लीज जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। अब वो लोग कहाँ पे मैन पावर ढूंढने जाएंगे? तो टीम लीज क्या करती है, उन लोगों को मैन पावर डायरेक्टली सप्लाई करती है। ये डेवलप इकोनॉमी में ये देखा जाता है कि कंपनियों को मैन पावर कोई थर्ड पार्टी कंपनी करती है। डेवलपिंग कंट्री में अभी भी इसका ट्रेंड कम होता है, पर जैसे इंडिया बड़ा बनेगा, बड़ी बड़ी कंपनियों को मैन पावर डायरेक्टली चाहिए होगा, तो टिमलिस जैसी कंपनियों को ग्रोथ जबरदस्त मिलना चाहिए, राइट। देखो अभी कितना ग्रोथ है, 20%। तो ये 22-38% का ग्रोथ कब का है दोस्तों? जब इंडिया का ग्रोथ खाली 5-6% था। 4 टाइम मोर ग्रोथ देन इंडिया। सो दैट्स अमेजिंग। ध्यान रखने का इन कंपनियों पे, अभी ये 5,000 करोड़ का टर्नओवर करती है खाली। जब IPO आया 2,500-3 हजार करोड़ का टर्नओवर था, और हमने IPO में भी यही चीज देखी थी कि धंधा इनका जोरदार बढ़ रहा है। तो पैसा जरूर यहाँ पे इन्वेस्ट भी किया था, क्यों? इमर्जिंग सेक्टर जान के, राइट। और कोई डाउट नहीं है, टिमलिस ने परफॉर्म भी वैसा किया है, राइट। तो यहाँ पे कौन सी कंपनियां हैं? क्वेस कॉर्प है, क्वेस कॉर्प थॉमस कुक का उसके अंदर स्टेक है, SIS है एंड टिमलिस है। ये तीनों कंपनियों पे हम लोग ध्यान देंगे, राइट। पर कहाँ पे निवेश करें ये बात की बात है, ये हम क्वालिटी में बात करेंगे, राइट। सो आई एम मूविंग फर्दर हियर। एक एक करके जो ऐसी इंडस्ट्रीज हो, अपने डेटा में लिख लो, इंटरनेट, कैटलॉग, रिटेल, इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर, डिपार्टमेंट स्टोर, स्पेशल कंज्यूमर सर्विसेज, राइट। ये सब सेक्टर आने वाले समय में परफॉर्म करेंगे। अब देखो एयरलाइन, राइट। तो एयरलाइन पे काम किया है मोनिका मैडम ने। लेट मी रिक्वेस्ट इफ मोनिका मैडम इज देयर। मोनिका मैडम, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो इफ यू आर देयर इन द मीटिंग। आई थिंक मोनिका मैडम इज नॉट देयर इन द मीटिंग। पर देखो मोनिका जी ने, या सर आवाज आ रही क्या? अरे एकदम क्लियर आ रही है मैडम, राइट। हाँ बोल। या सो मोनिका मैडम, आपने एयरलाइन इंडस्ट्री पे काम किया है, तो मैं एयरलाइंस को ओपन करता हूँ। एक चीज मुझे ये डेटा देख के समझ में आई कि ये लॉन्ग टर्म में ग्रोथ अच्छा कर रहा है। 25% ग्रोथ मतलब बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ, इंडिया से भी फास्ट, 5 गुना तेजी से। पर पिछले साल ये इंडस्ट्री को बहुत बड़ा झटका लगा कोरोना में, है ना। हाँ। लोगों ने एयर ट्रैवलिंग बंद कर दिया कोरोना में, तो देखो 60% से धंधा इनका टूट गया था। पर इसका मतलब ये नहीं है कि लोग बिल्कुल बंद कर देंगे ट्रैवल करना। जैसे जैसे कोरोना का डर जाएगा, जैसे इकोनॉमी खुलेगी,
वापस से हम देखेंगे एयरलाइन की कंपनियों के धंधे को बढ़ते हुए, बराबर है। चलिए मैं ओपन करता हूं आपका एयरलाइन सेक्टर। आपने जब ये डेटा पे काम किया मैडम, क्या जानकारी मिली आपको? कुछ आप बात कर सकते हो इस पे? जी हाँ। या कहिए सर मैडम। इसमें 5 कंपनी है लिस्टेड। ओके, हाँ, और अ, राइट। उन और ये कंपनी में वन हाँ, जो फर्स्ट कंपनी है वो 93% से शेयर कर रही, मार्केट शेयर है 93%। बराबर है, बराबर हाँ है, राइट। अब मोनिका मैडम एक चीज मैं क्लियर करूं यहाँ पे कि जी हाँ। देखो, इंडिगो का जो सही में मार्केट शेयर 93% नहीं होगा। सही में मतलब देखो, अगर हम एयरपोर्ट पे जाएंगे, मान लो मुझे घूमने जाना है कहीं पे, राइट, हाँ जस्ट चलो अभी सैटरडे को कलकत्ता में मीटिंग है तो मैंने बुक किया होगा, तो हाँ मेरे पास कौन सी चॉइस होती है एयरलाइंस की? कोई 2-3 नाम बता सकते हो आप? हाँ एक तो ये इंडिगो एयरलाइन हो गई, हाँ बराबर ना। दूसरी चॉइस होती है अपनी स्पाइस जेट, राइट। अभी जेट एयरवेज का नाम है लेकिन उनका तो ऑपरेशन अभी बंद है। फिर एयर इंडिया, एयर हाँ इंडिया भी है ना, हाँ जी हाँ। राइट। उनके अलावा भी कई दूसरे प्लेयर्स भी है। गो एयर है, गो एयर का नाम सुना आपने? नहीं। ओके, वाडिया ग्रुप का ये सेक्टर है, ये कंपनी है गो एयर। तो ऐसी कई दूसरी एयरलाइन भी है, पर वो सब बाजार में लिस्टेड नहीं है मैडम, राइट। हाँ मतलब वो काम कर रही है पर अभी शेयर बाजार में उन्होंने अपना लिस्टिंग नहीं करवाया है। आने वाले 5-6 साल में हम देखेंगे दूसरी कंपनी आ जाएगी, जैसे गो एयर तो अभी 3-4 महीने में ही उनका आईपीओ आएगा। तो आपकी ये लिस्ट में और एक नाम कौन सा ऐड हो जाएगा इधर? गो गो है। एयर का नाम ऐड हो जाएगा, हाँ बराबर है। हाँ तो ऐसे ही दूसरी दूसरी कंपनी आएगी, राइट। अभी जैसे एयर इंडिया भी कौन ले रहा है? टाटा खरीद रहा है ना। हाँ तो आने वाले समय में हो सकता है टाटा ग्रुप एयर इंडिया को भी लिस्ट करे, तो यहाँ पे एयर इंडिया का भी नाम आ जाएगा, राइट। तो ऐसे कंपनियां बढ़ेगी। तो 93% आपने जो मार्केट शेयर लिखा है, ये लिस्टेड कंपनियों का मार्केट शेयर है। सही कह रहा हूं मैं? हाँ बराबर ना? ओके। तो इनका मार्केट कैप कितना है मैडम? 80,000 करोड़ का है करीबन, राइट। हाँ और इनका जो धंधा है ये 24% से बढ़ रहा है। सही है? हाँ बराबर है। ओके, राइट। तो ये इनका जो धंधा है मैडम, ये 35,000 करोड़ का था 2020 में, राइट। 35,000 करोड़ मतलब ये कम धंधा नहीं हुआ। अब इंडिगो की शुरुआत कब हुई होगी अंदाजे से? कोई आइडिया आपको मैडम? ये कंपनी कब आई होगी ऑपरेशन में? नहीं सर। हाँ, बहुत पुरानी कंपनी नहीं है, राइट। पर फिर भी ये लोग 36,000 करोड़ का धंधा कर रहे हैं, मतलब बड़ा टर्नओवर कर रहे हैं। तो इतने बड़े ये क्यों हो गए इतने कम समय में? क्योंकि इनका धंधा बड़ा है। लोग बहुत एयर में एयर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो उसका फायदा इंडिगो को हो रहा है, बराबर। तो ग्रोथ ये कंपनी को अच्छा है, राइट। स्पाइस जेट का धंधा नहीं लिखा मैडम आपने यहाँ पे? नहीं, वो इंडिगो का 93 है ना, इसलिए। राइट, बराबर। लेकिन देखो, कम कंपनी हो ना मैडम, 4-5 कंपनी हो तो लिख देने का। इससे क्या होगा, आपको लर्निंग मिलेगी, सीखने को मिलेगा। चलो स्पाइस जेट का धंधा कितना है पता तो रहे हमें, बराबर, जस्ट फॉर लर्निंग, राइट। हाँ बाकी आपने देखो, अगर इंडिगो का धंधा 24% से बढ़ रहा है तो स्पाइस का भी बढ़ ही रहा होगा। ऐसा नहीं हाँ होगा कि इंडिगो का धंधा बढ़ रहा है और स्पाइस का घट रहा है, राइट। हाँ तो हम ये मान के चलेंगे मैडम कि एयरलाइन एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है, राइट। और हाँ जब जी, क्वालिटी एनालिसिस करेंगे तब हम ये सेक्टर पे भी चर्चा करेंगे, बराबर है मैडम? हाँ। राइट, ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। एंड मैं आगे बढ़ता हूँ। और कोई क्वेरी तो नहीं है आपको दूसरी कोई? नहीं है सर। ओके, धन्यवाद मैडम। सो एयरलाइन इज अ ग्रोइंग इंडस्ट्री। अब नरेश गोहिल, नरेश भाई आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो? यस प्लीज। जी सर। गुड ओके, इवनिंग। नरेश भाई आपने इंटीग्रेटेड ऑयल एंड गैस पे काम किया है, जी सर। लेकिन हमें ये एरर माननी पड़ेगी, बराबर ना, कि जी सर। इंटीग्रेटेड ऑयल एंड गैस में आता कौन है? रिलायंस।
रिलायंस। तो रिलायंस का सही में क्या ऑयल और गैस के धंधे की वजह से इनका 23% ग्रोथ है? नहीं, रिटेल और जियो की वजह से। हाँ, तो रिटेल और जियो की वजह से। पर जी मैं सर। ये डेटा से अगर ये मानने लगूं कि वाओ इंटीग्रेटेड ऑयल एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है, तो फिर मैं गलत पढ़ूंगा, बराबर जी की सर। नहीं? जी राइट? सर। तो हम लोग इंटीग्रेटेड ऑयल एंड गैस को ग्रोइंग इंडस्ट्री नहीं मानेंगे, राइट? जी लेकिन सर। उसके साथ नरेश भाई ये भी ध्यान रहे कि जब जब डिपार्टमेंट स्टोर की बात होगी तब हमें रिलायंस को भूलना नहीं, राइट? उसी प्रकार से जब टेलीकॉम की बात होगी तभी भी हमें किसको याद करना पड़ेगा? रिलायंस को। रिलायंस को। क्लियर एकदम? जी सर। जी सर। बराबर ना? तो मैं अभी इंटीग्रेटेड ऑयल एंड गैस को इंक्लूड करूं कि नहीं करूं डिमांडिंग इंडस्ट्री के लिए अपने लिस्ट में? नहीं नहीं करेंगे, बराबर नहीं है? नहीं 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 पर कर। इससे ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिलायंस मिस हो जाए, बराबर? नहीं, वो डिपार्टमेंट स्टोर और टेलीकॉम में ले लेंगे, ठीक है सर। हाँ, पर और सर। अगर नरेश भाई एक प्रश्न है, जी सर। अगर डिपार्टमेंट स्टोर उनको 1.5 लाख करोड़ का धंधा दे रहा है, तो जी फिर सर। ये इंटीग्रेटेड ऑयल एंड गैस में क्यों रख रहे हैं? क्यों रिलायंस को डिपार्टमेंट में नहीं डाल देते ये लोग? उसकी इनकम सर वो ऑयल एंड गैस से ज्यादा होगी सर। बिल्कुल सही बताया नरेश भाई आपने, वेरी गुड। जी हमने सर। एक बात की थी, एक नियम हमने देखा था कि 50% धंधा जो सेक्टर से मिलेगा वो सेक्टर में कंपनियां आपको मिलेगी। जी सर। जी तो इसका सीधा मतलब है कि रिलायंस को ज्यादा धंधा किधर से आ रहा है? ऑयल ऑयल एंड एंड गैस। गैस। जी सर। बराबर ना? जी सर। राइट, ओके। और कोई डाउट आपको नरेश भाई? हाँ सर, क्वेरी थी मेरी। कहिए कहिए। HDFC लाइफ का जो मैंने डेटा निकाला सर, उसमें ओके, रिजल्ट में एनुअल रिपोर्ट में रिजल्ट कुछ और दिखाता है सर। अच्छा, चलो देख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। तो मैं सेल्स के यहाँ पे डेट। मेरे डेटा में इंटीग्रेटेड को हटा दूंगा और हम जी थोड़ा सर। और आगे बढ़ेंगे, लेकिन मैं साथ में ये लेना चाहूंगा क्योंकि आपने जो सेक्टर बताया है वो यहाँ पे आना चाहिए। अव्वल, जी सर। लाइफ इंश्योरेंस इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है, बराबर? जी सर। देखो, जी सर। सारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ चीजों को याद रखें जब हम शेयर बाजार में हैं, राइट? तो कुछ चीजों को याद रखें। कोई भी आपको नींद से जगाए ना, उठो उठो उठो, इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर बताओ, तो सबसे पहला नाम कौन सा आना चाहिए हमारे मुंह से? रिटेल, 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 राइट? जी सर। रिटेल में दो चीजें होती है, ई कॉमर्स, डिपार्टमेंट स्टोर, दोनों धमाकेदार ग्रोइंग है। रिटेल के बाद ऑर्गेनाइज रेस्टोरेंट फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर में आता है, तो इसका भी नाम आपको ध्यान रहना चाहिए। और उसके बाद अगर कोई सेक्टर आता है इंडिया में, मैं बात कर रहा हूं, तो वो है इन्वेस्टमेंट सेक्टर। कौन सा? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट में एक तो हुआ आपका लाइफ इंश्योरेंस, राइट? तो जी इसका सर। मतलब हम वो सेक्टर की बात कर रहे हैं जिसमें जबरदस्त ग्रोथ है। पर आपका डेटा क्या कह रहा है? जीरो है सर, 3 साल ये से तो कुछ जीरो। और ही कहानी कह रहा है। तो चलो देखते हैं कहाँ गड़बड़ हुई। लेट मी ओपन दिस डेटा। और यहाँ पे सबसे पहला है HDFC लाइफ, SBI लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ। ओके, बताइए क्या प्रॉब्लम किधर आया, बोलो। सर वो रिजल्ट BSE की साइड पे और वो कंपनी की साइड पे वो सही है, पर एनुअल रिपोर्ट में सेल्स के डेटा कुछ और दिखा रहे हैं। बराबर है, उसके कारण है, राइट? जी सर। चलो मैं ओपन करता हूं अभी यहाँ पे, राइट? देखिए, मैं मानता हूं आप में से बहुत लोगों के पास लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, पर लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस जैसी कोई कंपनी पे जब दोस्तों आप लोग रिसर्च करोगे तो आपको कुछ और चीज भी सीखनी पड़ेगी। तो मेरा रिक्वेस्ट है सब लोग ध्यान से देखें और जानने का प्रयास करें कि यहाँ पे क्या हुआ है, क्योंकि लाइफ और जनरल इंश्योरेंस कुछ अलग प्रकार से काम करती है, राइट? मैं यहाँ पे HDFC लाइफ ओपन करता हूं। अब ये जो कंपनी है, इनके नतीजे, फाइनेंशियल रिजल्ट मैंने यहाँ पे ओपन किए, ये कुछ अलग प्रकार से दिखा रहे, राइट? जी आप सर। लोगों ने कुछ अलग प्रकार से रिजल्ट देखे थे, राइट? लेकिन इसको देखना तो फाता है कि नहीं फाया कि कुछ अलग लगाइए। नहीं नहीं, वैसे
ये बहुत ही बढ़िया तरीका, ये नया ट्रेंड है जो बीएससी ने अपनाया है और बहुत ही अच्छा ट्रेंड है, राइट। मैं यहाँ पे मार्च, देखो मैंने कौन सा क्लिक किया, ये मुझे साल के रिजल्ट चाहिए, मार्च 21, राइट। चलो मैंने ये क्लिक किए। अब यहाँ पे ये कुछ कितनी सारी डिटेल दे रहा है, क्या क्या बता रहा है ये, रिजल्ट, फिर सेगमेंट इनकम। सेगमेंट इनकम यानी क्या? हाँ नरेश भाई, सेगमेंट इनकम का मतलब सर किस सेगमेंट से कितनी इनकम हुई उसका है सर, यार, सेग्रेट किया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जी सर। दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट, राइट। जी सर। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अलग अलग सेक्टर में जो सेगमेंट की इनकम होती है वो भी हम जान सके, राइट। चलो एचडीएफसी लाइफ के केस में ये नहीं होगा क्योंकि एचडीएफसी लाइफ का क्या काम है, इंश्योरेंस बेचना, राइट। पर कुछ कंपनियां होती है जो कंपनियों को 4-5 अलग अलग धंधे में से इनकम लेती है, जैसे अभी हम रिलायंस की बात कर रहे थे, तो ये सेगमेंटल इनकम हमें काम लग सकती है, राइट। उसके अलावा इन्होंने एसेट्स और लायबिलिटीज भी दी हुई है, राइट। तो ये जो तरीका है इसमें आपको सारी चीजें मिल रही है, एसेट्स लायबिलिटीज अभी हम लोग सीखे नहीं है पर ये काम लगेगी जब हम सीखेंगे, राइट। आने वाले एपिसोड्स में हम ये भी सीखेंगे, राइट। तो अभी मैं वापस फाइनेंशियल रिजल्ट पे आ जाता हूँ। ओके, ये फाइनेंशियल रिजल्ट्स है। यहाँ पे 2020-21 और 2019-20 के डेटा दिए हुए, मतलब पूरे साल के ये डेटा है, राइट। ये मिलियन में दिए हुए तो हमें एक डेसिमल हटाना पड़ेगा करोड़ में देखने के लिए, राइट सर? जी सर। ओके, आपने कौन सी फिगर ली है? टोटल इनकम सर। टोटल इनकम। टोटल इनकम का क्या मतलब हुआ? सभी सेगमेंट को मिला के जो इनकम हुई वो। राइट, देखो एवरीबॉडी प्लीज फोकस हियर, सारे लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। इंश्योरेंस कंपनी की 2 प्रकार की इनकम होती है। इंश्योरेंस की कंपनियां 2 प्रकार से कमाती है। एक कंपनी के पास प्रीमियम इनकम होती है, तो इंश्योरेंस की कंपनियों को एक प्रीमियम आता है। ये फर्स्ट ईयर प्रीमियम जो इन्होंने लिखा है, ये कौन सी इनकम हुई नरेश भाई? नए इंश्योरेंस की। नया इंश्योरेंस। तो नया इंश्योरेंस इनके पास इस साल कितना आया? करीबन 7,000 करोड़। 7,000 करोड़, राइट। जो पिछले साल 6,000 करोड़ था, मतलब अच्छा प्रीमियम आया जी सर, पहले साल का, राइट। रिन्यूअल प्रीमियम इनके पास कितना आया इस साल? 18,000 करोड़, 18,000, जो पिछले साल 15,000 करोड़ था, राइट। सर। तो रिन्यूअल, फर्स्ट ईयर, सिंगल प्रीमियम, सब अलग अलग क्यों इन्होंने दिया हुआ है? जी सर। कोई कारण सर नरेश भाई, क्यों इन्होंने सब डेटा दिए हुए ऐसे? सर उनका करंट ग्रोथ कितने नए पॉलिसी उन्होंने सेल्स किया वो मुझे पता चल सके इसलिए। देखो एज अ इन्वेस्टर जब मैं लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी में पैसा डालता हूँ तो मुझे ये चाहिए कि ये कंपनी हर साल भर भर के प्रीमियम लेके आए। मतलब ये यहाँ पे इनकी ये कच्चे नहीं होने चाहिए फर्स्ट ईयर प्रीमियम लाने में। जी सर। ऐसे होने चाहिए, खिलाड़ी होने चाहिए। मतलब प्रीमियम तो तुमको फर्स्ट ईयर प्रीमियम लाना ही पड़ेगा अच्छा, क्योंकि फर्स्ट ईयर प्रीमियम में वीकनेस हुई तो वो वीकनेस किधर आएगी? रिन्यूअल प्रीमियम में। रिन्यूअल प्रीमियम में भी वीकनेस होगी तो वो लंबे समय का धंधा बिगाड़ेगा हमारा, राइट। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ईयर प्रीमियम तगड़ा आए। तो जब भी कोई कंपनी का रिसर्च करते हैं तो वो लोग डेटा देते हैं आपको कि हम पहले साल का प्रीमियम इतना इस साल लाए, राइट। तो इससे आपको पता चलना चाहिए कंपनी बहुत अच्छा प्रीमियम ला रही है, राइट। ये सिंगल प्रीमियम जो है ये एक ही बार आता है, इसका नाम ही है सिंगल प्रीमियम। तो इसका बहुत महत्व नहीं है नरेश भाई, जी सर, राइट। ये एक बार आया, ये 13,000 करोड़ अगले साल नहीं आने वाले हैं, बराबर। तो इसको हम इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। पर चलो तीनों मिला के ग्रॉस प्रीमियम कितनी आई आपकी कंपनी के पास? 38,000। 38,000 करोड़। पिछले साल कितनी थी सर? 33,000 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कितना आया, गिन सकते हो? बराबर। जी सर। अच्छा ग्रोथ है, 32,000 करोड़ पे 38,000
करोड़ का ग्रोथ, मतलब कोरोना वाले साल में भी इनका ग्रोथ मेरे ख्याल से ये कुछ 20% जैसा हुआ, एम आई राइट? जी सर, जी सर, प्रीमियम में, जी बराबर सर, ना? जी तो सर। ये इनकी ग्रॉस प्रीमियम इनकम है। अब यहाँ पे नेट प्रीमियम इनकम भी दिखा रहे हैं। ये नेट प्रीमियम इनकम क्या होती है? नहीं, वो पता नहीं सर। ओके, नो प्रॉब्लम। देखो, आप कुछ भी ले सकते हो। आप ग्रॉस प्रीमियम इनकम अगर लेते हो तो हर बार कौन सी लेने की? ग्रॉस ग्रॉस प्रीमियम प्रीमियम, इनकम ही लेने की, जी सर, राइट? आप नेट प्रीमियम इनकम लेते हो तो हर बार फिर नेट प्रीमियम इनकम लेने की। पर जी आप सर, ऐसा करो, एक साल नेट प्रीमियम लो, एक साल ग्रॉस प्रीमियम हो लो तो नहीं चलेगा, जी सर, जी सर, बराबर है? एक रूल बना दो कि मैं हमेशा नेट प्रीमियम इनकम लूंगा, जी सर, राइट? क्योंकि इसमें जो टैक्स लगता है उसको निकाल के इन लोगों ने दिया हुआ है डेटा, जी सर, राइट? तो आपको प्रॉपर पता चलता है कि चलो भाई, एचडीएफसी के पास 38,000 करोड़ की नई इनकम आई। जी सर, डन सर? जी सर, जी सर। दिस इज द प्रॉपर डेटा। लेकिन आपने जो डेटा लिया हुआ है, मेरे ख्याल से आपने अपने डेटा में टोटल इनकम लिया हुआ है, सर वो आपने पहले सिखाया था ना, वो इंश्योरेंस कंपनी यस इन्वेस्टमेंट यस, करती है, बराबर तो है, वहां से भी जो इनको इनकम मिलती है वो भी हमको टोटल राइट, इनकम लेनी है। बराबर है। मैं समझाता हूं आपको इसके बारे में। अब जो इनकी एक इनकम हुई नेट प्रीमियम इनकम, इसके अलावा इन लोगों ने जो अलग अलग कंपनियों में निवेश किया हुआ है, जी राइट? सर, अलग अलग फिक्स डिपॉजिट्स, मतलब डेप मार्केट में निवेश किया होता है, जी शेयर सर, बाजार में निवेश किया होता है, तो कंपनी को इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट होती है। वो कितनी हुई एचडीएफसी को पिछले साल? 32,000। मतलब हम ये तो कह सकते हैं कि एचडीएफसी के पास पिछले साल प्रीमियम जितना तो ब्याज आया। जी सर, जी सर, तगड़ी इनकम है कि नहीं, कि ये छोटी मोटी इनकम है? बड़ी इनकम है सर। एकदम बड़ी इनकम है। तो इतना तय है, लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लो ना लो, लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों में निवेश करना चाहिए, जी सर, राइट? ये जबरदस्त पैसा कमाती है। इनके पास भर भर के एसेट्स पड़ी हुई है जिसपे ये बहुत बढ़िया इनकी खुद की इनकम होती है, जी सर, राइट सर? जी सर, लेकिन जी सर, पिछले साल इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कैसी थी? माइनस में थी सर। 3,000 करोड़ का नुकसान किया था। ऐसा कैसे हो सकता है नरेश भाई उन्होंने कि सर लाइफ इंश्योरेंस की कंपनियों ने नुकसान किया इन्वेस्टमेंट में? उन्होंने सर इन्वेस्टमेंट किया होगा ना। नहीं नहीं नहीं, इन्वेस्टमेंट तो ये लोग हर साल करते हैं। उधर इनकम, आपको पता है डेप मार्केट में थोड़े प्रॉब्लम हुए थे लास्ट ईयर। अगर आप भी मुझे डेप मार्केट में निवेश करते हो तो शायद नुकसान हुआ होगा। नहीं 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 करता मैं सर, नया नहीं, नया हूँ। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन कुछ प्रॉब्लम इन्वेस्टमेंट में हुए थे डेप मार्केट में, तो कंपनियों को प्रोविजन करने पड़े थे। हुआ क्या, देखो, बहुत से जो इक्विटी के अलावा के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो लोग फिक्स डिपॉजिट्स लेते हैं कंपनियों की, राइट? अब कुछ कंपनियां ऐसी थी जिन्होंने एफडी तो दी पर फिर कंपनी का ही ठिकाना नहीं रहा, जैसे वोडाफोन आइडिया हुई, राइट? जैसे आरकॉम हुई, रिलायंस कम्युनिकेशन, जी राइट? सर, तो कुछ कंपनियों ने डिफॉल्ट्स भी किए। तो ऐसे समय पे फिर अगर अपनी कंपनी ने वहां निवेश किया होगा तो क्या होगा? उनको लॉस लॉस, तो बेयर कर, प्रोविजन करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये जी पैसे सर। गए हमारे, भी नहीं आने वाले, तो सर ये राइट? लॉस तो बड़ा लॉस हुआ ना सर, तो बड़ा लॉस ये सबको हुआ। जी सर, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, सब कंपनियों को, जो भी कंपनियों को अब तक हम लोग ये कहते थे कि क्या कमाती है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, एलआईसी की कितनी बड़ी इनकम है, उनको भी सर लॉस हुआ था ये साल, जी सर, राइट? तो कोई बचा नहीं था डेप मार्केट से, सबने लॉसेस किए ये साल पे। तो ये लॉसेस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट की वजह से आपकी टोटल इनकम कैसी हो गई? कम हो गई सर। कम हो गई ना, बहुत कम राइट? हो गई। तो आपको अभी समझना पड़ेगा कि ये सिंगल टाइम लॉस था जो ऐसा हुआ है। इन्होंने प्रोविजन कर दिए कि भी चलो यहां से अभी पैसे नहीं आने वाले, नो प्रॉब्लम। पर अब पैसे भी आए और ये इतनी बड़ी इनकम क्यों आई बताए, 33,000 करोड़ की? क्योंकि कुछ रिकवरी भी आई, जी 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 सर, राइट? अलग अलग स्टेजेस पे, तो ये जी 33,000 करोड़ वापस कमाए। तो एक चीज क्लियर है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कितनी होगी ये आपके हाथ में नहीं है आपके हाथ में? नहीं 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 सर। तो आपको क्या करना चाहिए, जब
जब ऐसे प्रॉब्लम है तो आपको इनकी नेट प्रीमियम इनकम भी कंसीडर करनी चाहिए, जी सर। राइट सर। ये नेट प्रीमियम इनकम ही आपको प्रॉपर ग्रोथ बताएगी, राइट। तो डेटा नेट प्रीमियम का ही या अपडेट सर। दोनों रखो। देखो मैंने आपको लास्ट टाइम क्यों बताया, क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता था कि ऐसा मत सोचो कि मेरे को ही लॉस होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों को भी पिछले साल लॉसेस हुए हैं, राइट। जी पर सर, जी सर। इनको पता है कि चलो ये सिंगल टाइम लॉस है, अब हमारी कंपनी को प्रॉफिट भी तो देखो कितना बढ़िया मिल रहा है, जी बराबर। सर, जी सर। कोई चिंता की बात नहीं है, आपने डेटा बनाया बिल्कुल बढ़िया बनाया, पर इस डेटा के साथ में प्रीमियम इनकम का ऐसा ही एक बाजू में डेटा बनाओ, जी सर। राइट। और प्रीमियम इनकम का जो ग्रोथ आए ना नीचे, उसे जी सर। आप ग्रोथ बताओ। जी सर, जी सर। डन। बराबर सर। फिर अगले साल से क्या करेंगे, हम वापस टोटल इनकम लेना चालू करेंगे, क्योंकि तब तक ये डेटा निकल जाएगा, ये कहीं पे लिस्ट में ही नहीं आएगा, जी सर। बराबर। तो अभी जी। आपको ग्रोथ जानने के लिए क्या लेना पड़ेगा, नेट प्रीमियम। नेट प्रीमियम इनकम। तो जिन्होंने जनरल इंश्योरेंस पे काम किया है उनको भी यही चीज करनी पड़ेगी, बराबर। सर मैं आपको या कहिए सर। एनुअल रिपोर्ट सर एक बार देखो ना, उसमें कुछ मुझे और अभी डाउट लग रहा है। अच्छा, ओके। एनुअल तो एक मिनट, ये तो क्लियर हो गया ना, यहाँ पे जो भी डेटा है आपके, राइट वो सर। क्लियर हो गया। ओके, अभी मैं ये लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट मैंने ओपन किया। एवरीबॉडी प्लीज फोकस हियर, सब लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। एनुअल रिपोर्ट में नरेश भाई की मैं क्वेरी ले रहा हूं, उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट डेटा भी मैं आपको बताऊंगा जिसपे आपको ध्यान देना है, राइट। यस नरेश भाई, पहले आप कहिए आपकी कहाँ पे क्वेरी है। सर मैं वो प्रॉफिट एंड लॉस जो कंसोलिडेटेड है ना। राइट, तो चलो मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे आता हूं। मैं अभी इसको डाउन स्क्रॉल कर रहा हूं, राइट। जब भी आप एनुअल रिपोर्ट को डाउन स्क्रॉल करें, डाउन स्क्रॉल करते 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 एक जगह पे ब्रेक मारनी है। देखो ये जो इन्होंने दिया हुआ है, इसमें इन्होंने पेज नंबर के साथ दिया हुआ है, राइट। तो आपको एक बार याद रह गया ना कि एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या होता है, जी तो सर। आप डायरेक्टली एनुअल रिपोर्ट पे पहुंच पाओगे। जैसे अभी नरेश भाई जो कह रहे, ये जानने के लिए मुझे इनकम स्टेटमेंट में जाना पड़ेगा, राइट। लेकिन मैं डायरेक्टली इनकम स्टेटमेंट में नहीं जाते हुए मैं इसको डाउन स्क्रॉल कर रहा हूं, ताकि आपको ओवरऑल डेटा स्टडी थोड़ी पता चले। देखो कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, सारी चीजें दी हुई है यहाँ पे, राइट। इनके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है, ये क्या है, ये वाला डेटा करंट ईयर का है सर। या कितनी पॉलिसी बेची इन्होंने, 10 लाख जैसे सर। 10 लाख पॉलिसी बेचने का मतलब ये 10 लाख लोगों तक पहुंचे, नए कस्टमर। जी सर। अभी ये 10 लाख लोगों से हर साल क्या आने वाला है, रिन्यूअल प्रीमियम। प्रीमियम आएगा सर। चलो जी सर। प्रीमियम एक समय पे आने के बाद हो सकता है बंद भी हो जाए, लेकिन इन्होंने जो पैसा डाला वो फंड तो इनके पास आ गया। जी सर। अब ये फंड पे ये लोग करीबन उम्मीद रखेंगे कि हम 10-12% कमाए, राइट। जी सर। लेकिन इनको सेफ्टी के साथ इन्वेस्ट करना होता है, तो ये ज्यादातर पोर्शन सेफ मार्केट में डालते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स जैसे में, डेप मार्केट में, राइट। जहां पे जी सर। इनको एक कम मिले लेकिन गारंटेड जैसा थोड़ा मिले, और कुछ ये लोग रिस्क लेंगे, अच्छा रिटर्न लेने के लिए शेयर बाजार में भी डालेंगे ना, जी सर। राइट। जैसे इंडिया का सबसे बड़ा निवेशक एलआईसी है, वैसे एलआईसी ने हाउसिंग फाइनेंस भी इसीलिए ओपन किया है क्योंकि इनके पास इतनी सारी पॉलिसीज में से जो प्रीमियम भरा रहता था, इन्होंने हाउसिंग फाइनेंस का धंधा किया ताकि वहां से भी लोग कमाए, राइट। तो सबकी मेन डेटा ये है, 10 लाख पॉलिसी हमने पिछले साल बेची, मतलब इनका पैसा अब हमारे पास रहने वाला है, जिसपे हम 10% 11% कमाने की कोशिश करेंगे, और 3% हम पास ऑन करेंगे वापस कस्टमर, राइट। नॉर्मली लाइफ इंश्योरेंस में निवेश करने पे हमें कितना मिलता है, ऑलमोस्ट इतनी उम्मीद रखनी चाहिए, राइट।
जी सर। कुछ हमारे खर्चे होते हैं, तो बीच का जो स्प्रेड हुआ वो हमारा हुआ प्रॉफिट। तो सीधी बात है नरेश भाई, जितनी ज्यादा पॉलिसी लेके लाओगे उतनी बड़ी अपनी कंपनी बनेगी। डन सर। जी सर। तो हर एक कंपनी में ये होता है। आप एल&टी का डेटा ओपन करोगे तो एल&टी ने क्या लिखा होगा, इतने ऑर्डर आए, क्योंकि एल&टी का काम क्या है, कंस्ट्रक्ट करना। वो कंस्ट्रक्ट कब कर पाएंगे, जब ऑर्डर मिलेंगे। तो ऐसी कंपनी का जब डेटा देखोगे तो उन्होंने अपनी ऑर्डर बुक दी होगी। उसी प्रकार से आप बाटा का डेटा ओपन करोगे तो आपको बाटा ने ये पहले लेवल पे क्या बताया होगा, कोई गेस, या क्या बताया होगा बताओ। हमने कितने चप्पल बेचे, हमने कितने पेयर्स सेल किए लास्ट ईयर, राइट। तो हम सब लोग धंधे को समझने का प्रयास करें, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन वी गो डीप डाउन फर्दर, राइट। इन्होंने कितनी लाइव्स को इंश्योर किया है सर अभी तक? 40 मिलियन सर। मतलब 4 करोड़ हुए। 4 करोड़। इंडिया का पॉपुलेशन, इंडिया में करीबन 25 करोड़ परिवार रहते हैं, 25 करोड़। तो आप पॉपुलेशन भूल जाओ, 25 करोड़ में से अभी ये लोग किधर पहुंचे, खाली 4 करोड़। 4 करोड़। तो अभी तो और बहुत बड़ी सफर तय करनी बाकी है, राइट। जी सर। देखो नया बिजनेस कितना आया, सॉरी नए बिजनेस पे मार्जिन क्या है, दिस ऑल डेटा आर इंपॉर्टेंट। और उसके साथ ये डेटा बहुत जरूरी है। सर इनका मार्केट शेयर कितना है? 16% है सर। 16%। ये बहुत बड़ी बात है। कितनी कंपनियां हैं लाइफ इंश्योरेंस में? 4-5 कंपनियां हैं सर। नहीं सर, 4 कंपनियां तो बहुत सारी है। लिस्टेड कंपनियां। हाँ लिस्टेड तो 4-5 होगी, पर कंपनियां असल में तो बहुत सारी है ना बाजार में। जी जी और सर। आप सोचो इतनी सारी कंपनियों में से एचडीएफसी के पास कितना मार्केट है? 15%। तो ये बहुत बड़ा मार्केट हुआ, राइट। सर अब सर आप, ये मार्केट शेयर तो जो लिस्टेड हुआ है उसमें से ही 15% नहीं होगा सर, सर? नहीं। देखो ये एनुअल रिपोर्ट लिस्टेड लोगों के लिए नहीं है, ये आपको बिजनेस की इंफॉर्मेशन देने के लिए है। पूरा बिजनेस के पूरे या बिजनेस। तो जब भी कोई भी कंपनी बताएगी, जब बाटा कहेगा कि भाई मेरा मार्केट शेयर 4% का है, इसका मतलब आप ये समझो, अगर इंडिया में 100 जूते बिक रहे तो 4 जूते बाटा बेच रहा है। फिर चाहे आप कोई दुकान से लो, चाहे कोई लारी से, कोई अनऑर्गेनाइज मार्केट में लोग ले रहे हैं, चाहे कोई प्रीमियम शूज खरीद रहे हैं, ये सब मिला के बाटा के पास कितना जा रहा है? 4%, 4%। राइट। तो एचडीएफसी के पास कितना मार्केट जा रहा है? कहीं से भी पॉलिसी लो, पर एचडीएफसी 15% धंधा ले रहा है, मतलब ये बड़ा मार्केट है, राइट। जी सर। तो यहाँ आपको लिख देने का, देखो ऐसे कुछ भी पॉइंट मिले ना, जी ये सर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ मैं जस्ट यूं ही लिख देता हूँ एचडीएफसी लाइफ का मार्केट शेयर, ताकि आपको ध्यान रहे 15.5% है। अब अगर इनका मार्केट शेयर हर साल घटता जाएगा तो आप क्या कहोगे? अच्छी बात होगी है? नहीं 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 अच्छी। तो हर एक कंपनी का टारगेट होता है नरेश भाई, वो हर साल बोलते हैं कि हमारा मार्केट शेयर इतने परसेंटेज से बढ़ा। कभी कोई ऐसी कंपनी में निवेश नहीं करने का जिनके सब्सक्राइबर घटते जा रहे हैं, कस्टमर घटते जा रहे हैं। देखो वोडाफोन आइडिया के सब्सक्राइबर हर क्वार्टर टू क्वार्टर घटते जा रहे थे, और जियो के सब्सक्राइबर हर साल हर क्वार्टर बढ़ते जा रहे थे। तभी तो जियो लाख करोड़ पहुंच गई, और वोडाफोन आइडिया इतने सालों से है, अभी 50,000 करोड़ नहीं पहुंचे, जी सर। राइट। तो मार्केट शेयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी लोग आज की मीटिंग में हैं, जो कंपनी में रिसर्च कर रहे हैं, अपनी अपनी कंपनी को पूछो तुम्हारी प्रोडक्ट में कितना मार्केट शेयर रखते हो। बढ़ना ही चाहिए, घटती कंपनियों में कभी इन्वेस्ट मत करना दोस्तों। इन्होंने एक और डेटा दिया है, ये क्या है सर? दिस वन पॉइंट है सर 130 बीपीएस। क्या मतलब कि इस साल हमारा मार्केट शेयर बढ़ा है, यही तो हम चाहते हैं। पिछले साल 14%, इस साल 15%। तो ये मार्केट इनका कहां से बढ़ा होगा? ये कुछ लोगों का मार्केट खा गए,
जी सर। राइट ना? तो हमें ऐसी कंपनी चाहिए जो दूसरी कंपनियों का भी मार्केट खा जाए, मगरमच्छ कंपनियां पे इन्वेस्ट करने का। आपकी कंपनी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसको और कोई आके खा जाए। राइट सर? जी सर, जी सर। ओके, कुछ और डेटा है काम के है, चलो, पर अभी हम इस पे और आगे हर एक पे बात नहीं कर रहे। देखो, इन्होंने कौन सा डेटा दिया इधर? टोटल प्रीमियम दिया इन्होंने। जी सर। कितना है? 38,000 करोड़। जी सर, जी सर। राइट? सो इट्स गुड। चलो, 38,000 करोड़ का धंधा। तो हर एक कंपनी में ये टोटल प्रीमियम जो है ये काम का डेटा है। राइट? इनका AUM यानी क्या सर? व्हाट इज AUM? या कोई आइडिया? एनीबॉडी सर? कोई और भी आप हेल्प कर सकते हो नरेश भाई को? व्हाट इज द AUM? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट when you are Annual researching ultimate bank margin. finance. Yes please. Sir, annual ultimate margin. नहीं सर, नहीं, ये तो बहुत मुश्किल बताया आपने। इजी सिंपल है AUM। देखो, किसी ने चैट बॉक्स में लिखा है एसेट अंडर मैनेजमेंट। हेतवी शाह, ताली हो जाए हेतवी के लिए। वंडरफुल वंडरफुल, राइट? सो बहुत अच्छा। एसेट अंडर मैनेजमेंट, तो वो तो AMC कंपनियों के पास होती है। आप लोगों की एसेट है ना, आप लोग उनको बोलते हो लो मेरा पैसा इन्वेस्ट करो। लाइफ इंश्योरेंस के पास कौन सी है एसेट अंडर मैनेजमेंट? आप लोगों ने इनको भी तो पैसे दिए प्रीमियम के, प्रीमियम रिसीव किया है। तो देखो इनके पास अभी कितना पैसा पड़ा हुआ है आप लोगों का? कैन यू रीड हियर? कितना? 1,73,08,000। या मतलब करीबन 2 लाख करोड़ बोल सकते हैं। 2 लाख करोड़। 2 लाख करोड़। 2 लाख करोड़ पे सालाना 20,000 करोड़ की तो इनकम इनको होनी चाहिए। मतलब ये लोग, मैं अंदाजे से 10% गिन के कह रहा हूं कि अंदाजे से HDFC लाइफ को अदर इनकम, इन्वेस्टमेंट की जो इनकम 32,000 करोड़ बता रही है ना इस साल, जी सर। वो वैसे भी 20,000 करोड़ तो इनको होनी चाहिए हर साल, क्योंकि इनका AUM ही इतना बड़ा है। जी राइट? सर। अब जितना बड़ा AUM उतनी ज्यादा इनकी कौन सी इनकम बढ़ेगी? इन्वेस्टमेंट इनकम सर। राइट? पर लोग अगर पॉलिसी उड़ा रहे हैं, हर साल इंश्योरेंस में से बाहर निकल रहे हैं, आपको अनुभव होगा नरेश भाई, आप अगर जाओगे HDFC की ऑफिस पे, सर मेरे को मेरी पॉलिसी वापस चाहिए, जी सर। वो पहले तो समझाएंगे आपको, अरे दोस्त रहो ना यार थोड़ा इधर, समझाएंगे कि नहीं? कि तुरंत बोल देंगे ओके चलो लाओ डॉक्यूमेंट जाओ घर? हाँ? नहीं समझाएंगे। वो इसलिए समझाएंगे क्योंकि इसमें से विड्रॉल नहीं आना चाहिए। विड्रॉल आता चला गया तो ये बढ़ेगा कैसे? जी सर। हाउ स्मार्ट दे आर। 37% मतलब बढ़िया ग्रोथ हो रहा है। हमें ऐसी कंपनी चाहिए जहां पे विड्रॉल नहीं आए, पैसा पड़ा रहना चाहिए। डन? जी सर, जी सर। ओके, सो नाउ आई एम अगेन डाउन स्क्रोलिंग और मैं प्रॉपर अभी डेटा पे जा रहा हूं। वो सर 400 पे, 402 पे है, 402-3 पे। ओके, 402। चलो तुम्हें यहाँ लिख दूं 402। ओके, ये आया पेज 382। ओके, ये है कंसोलिडेटेड रेवेन्यू अकाउंट। ओके, कहिए सर, कहाँ पे कंफ्यूजन हुआ यहाँ पे? जी सर, आपने हाँ जी सर, कहिए। अभी तो हो गया सर, आपने जो नेट प्रीमियम दिखा है वही है ना सर यहाँ पे? हाँ, यही लेने का। देखो ये जो टोटल है ना, यही ले लेने का। जी सर, जी सर। राइट? हो जाएगा अभी? हाँ, हो जाएगा। ओके, जी सर। राइट। चलो, तो एनुअल रिपोर्ट से हमें काफी जानकारी मिली और मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि कंपनी का एनुअल रिपोर्ट सर्च करो, कुछ उसमें से जानने का प्रयास करो। मेरे को अगर किसी ने सिखाया है तो मैं सिर्फ और सिर्फ एनुअल रिपोर्ट से सीखा हूं। किताबों ने जो नहीं सिखाया मुझे, वो मुझे एनुअल रिपोर्ट ने सिखाया है। राइट? चलिए, तो थैंक यू वेरी मच टू नरेश भाई एंड आई एम बैक टू लाइफ इंश्योरेंस। मैं आप सबसे
कहना चाहूंगा लाइफ इंश्योरेंस इज अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर ऑफ इंडिया। तो ये डेटा सुधार देंगे और तब हम इसको यहाँ पे ऊपर आता हुआ देखेंगे, हमारा लिस्ट और बढ़िया होता जाएगा। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई लगता है, जस्ट अ मिनट। Okay, now let me check. Okay, जस्ट कुछ सेकंड पहले किसी ने एडिट किया है और ये एफ चला गया, इधर कुछ प्रॉब्लम हुआ है। ये डिपार्टमेंट स्टोर है ना, चलो लिख देते हैं। ओके ओके, चलो हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे Z2A पे हम लोग थे। ओके, तो इस इंटरनेट सॉफ्टवेयर सर्विसेज, इस पे काम किसने किया है? पारस पटेल। या पारस भाई, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। या हमारी इंटरनेट सॉफ्टवेयर पे बात हुई है पहले? नहीं सर, नहीं हुई है। तो इसमें सर ये सेक्टर का ग्रोथ कैसा है, क्या जानकारी मिली जब आपने ये सेक्टर देखा? एकदम बढ़िया ग्रोथ है सर। देखो, इंटरनेट से जुड़ी हुई हर चीज धमाकेदार होती है, मतलब ग्रोथ जोरदार होता है, बराबर ना? अभी तो इंडिया में इतने स्मार्टफोन नहीं है, पर आने वाले 4-5 साल में स्मार्टफोन और पेनिट्रेट होगा। आप लोगों को शायद लगता होगा कि बहुत स्मार्टफोन है, क्योंकि आप लोग अर्बन की बातें कर रहे हो, राइट? जैसे जैसे समय जाएगा स्मार्टफोन पेनिट्रेट होंगे और इंटरनेट रिलेटेड धंधे और जबरदस्त बढ़ेंगे, राइट? तो ये वो कंपनियां हैं जो इंटरनेट और सॉफ्टवेयर रिलेटेड कंपनियां हैं, राइट? तो यहाँ पे LTTS, ये LTTS के बारे में ध्यान है आपको पारस भाई? एनी इंफॉर्मेशन? हाँ, L&T की सब्सिडरी है ये। L&T की सब्सिडरी है सर। IPO आया तब से हमारे ध्यान में थी, हमने IPO के समय में भी देखा। तो अभी आपको 20% ग्रोथ दिख रहा है ना, बराबर। उस समय भी हमको 20% ग्रोथ दिखा। हमने देखा ग्रोथ बढ़िया है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह वगैरह बहुत ही निश मार्केट में ये लोग काम करते हैं, राइट? ये डेब्ट फ्री कंपनी है, इनके बढ़िया मार्जिन थे, ये हमेशा इन्होंने प्रॉफिट ही प्रॉफिट किया था, और इनके पीछे L&T का एक अच्छे ग्रुप का सपोर्ट था। फिर क्या करना था? IPO भरने जैसा था कि नहीं? ये भरने जैसा था। भरने जैसा था, IPO भरा था। अब कोई IPO लगते नहीं है, ये लगे और डिस्काउंट में खुला। उसके बाद ये 35% टूट गया, राइट? तो ऐसा क्यों हुआ पारस भाई? कोई आइडिया? नहीं सर, आइडिया नहीं। ओके, देखो कभी कभी होता है कि कोई सेक्टर में कुछ शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम चल रहे, राइट? नया नया था कि जो डेवलप वर्ल्ड थे, ये सब कंपनियां डेवलप वर्ल्ड से धंधा लाती है। तो जो दुनिया भर की जो डेवलप्ड इकोनॉमी थी, वहां पे मंदी चालू हुई थी, तो वहां से ग्रोथ आना धीमे धीमे कम हो गया था। US का ग्रोथ धीमा हो गया, यूरोप का तो ग्रोथ धीमा हो गया। तो ये लगता था कि LTTS, TCS, ये सब कंपनियों पे थोड़े समय, जब तक इकोनॉमी म्यूटेड रहेगी, धंधा इनका डाउन रहेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि परमानेंटली खराब हो गई। तो वो समय IPO डाउन खुले, जैसा अभी बहुत से IPO अब खुल रहे हैं ना, याद रखना, अब खुल रहे इसका मतलब ये मत समझना वो सब अच्छी कंपनियां हैं। ऐसी हालत टाइट भी हो जाएगी कि वो 5-5 साल तक वो हाई नहीं देख पाएंगे, राइट? तो कभी भी IPO में अच्छा खुला, IPO में डिस्काउंट खुला मतलब बुरी कंपनी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये आपके सामने उदाहरण है, खुलने के बाद 35% डाउन, 6 महीने तक ये कंपनी चली नहीं, और अभी अगर हम देखें तो ये 10 गुनी हो गई। अच्छा पैसा मिला इसमें। पर अगर हम IPO खेलते कि अरे ये तो खराब है, खराब खुली, डिस्काउंट है, राइट? तो पैसा नहीं बनता इधर। पैसा तो बनना ही था, ग्रोइंग इकोनॉमी, ग्रोइंग सेक्टर से है, डेब्ट फ्री है, तो चिंता नहीं करने की, बराबर? सर, इसमें एक क्वेरी है। कहिए सर।
ये एफएल का जो आईपीओ है ना वो अभी अभी जस्ट आया, मतलब Correct. तो सर उसके Right. data मैंने डायरेक्ट वो उधर से लिए, तो खाली वो बराबर है क्या सर? बराबर है, एकदम परफेक्ट डेटा है ये आपका, राइट? यही डेटा है आईएफएल का, राइट? देखो अभी पारस भाई क्या है, ये पूरा एक सेक्टर की तरह आपको दिया हुआ है, लेकिन असल में एफएल का धंधा अलग है, इंडिया मार्ट का धंधा अलग है, एलटीटीएस का धंधा अलग है। हम ये सब कंपनियों को एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। मैट्रिमोनी का धंधा अलग है, सही बात है कि नहीं? बराबर है तो फिर क्यों इन सबको एक ही सेक्टर में रखी हुई है? सर। ये क्वेश्चन मुझे बार बार आ रहा है, क्योंकि हाँ, एक लॉजिस्टिक सेक्टर में भी ऐसा ही है। राइट। कुछ कंपनी देखो ऐसा क्यों है पारस भाई, क्योंकि अभी ये सेक्टर इतना बड़ा नहीं है, अभी तो एक शुरुआत हुई है। अभी इन सबको इंटरनेट के अंदर रखा हुआ है। देखो जैसे फर्नीचर फर्निशिंग नाम का एक सेक्टर है, मेरे ख्याल से इम्तियाज भाई ने उसके ऊपर काम किया हुआ है, राइट? अब वो जो सेक्टर है उसमें आप सेरामिक की कंपनियां भी देखोगे और पेंट की कंपनियां भी देखोगे, तो क्या आपको सेरामिक और पेंट को कंपेयर करना चाहिए? नहीं, जरा भी नहीं करना चाहिए, राइट? लेकिन अभी दोनों एक में है। आप 2 साल बाद देखोगे तो पेंट अलग हो जाएगी, सेरामिक अलग हो जाएगी, राइट? जब मैं रिसर्च करता था 10 साल पहले, तब एशियन पेंट एफएमसीजी में पाई जाती थी, राइट तो ये अलग सेक्टर भी नहीं था, राइट? तो ऐसा होता है, धीमे धीमे और नए सेक्टर बनेंगे। एफएल जो है ये डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी है, अभी इसमें कोई कंपनी नहीं है इंडिया में लिस्टेड, राइट? तो एफएल का रियल कंपैरिजन एलटीटीएस और इंडिया मार्ट से नहीं होगा। इनका रियल जो धंधा है डिजिटल मार्केटिंग का, उसमें कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है, तो आप इसको कंपेयर नहीं कर पाओगे, राइट? राइट उसी प्रकार से एलटीटीएस जो धंधा कर रही है उसमें भी कोई कंपनियां इंडिया में ऐसी है ही नहीं, बराबर बराबर? तो ये अभी सॉफ्टवेयर रिलेटेड इन लोगों को एक सेक्टर में रखा है टेम्पररी, इसमें आप बहुत बड़े बदलाव देखो, बराबर सर? राइट राइट सर राइट। तो ये तीन कंपनियां यहाँ पे जो है, ये तीनों कंपनियां बढ़िया है, खास करके एफएल। डिजिटल मार्केटिंग एक इमर्जिंग सेक्टर है। पहले लोग पेपर पढ़ते थे, न्यूज़पेपर में से समाचार देखते थे, फिर जमाना आया आप लोग टीवी में देखने लगे समाचार। आजकल आपको कल के न्यूज़पेपर में क्या आने वाला है वो अब भी पता है। कैसे? इंटरनेट क्या? आज की मैंने एक हेडलाइन देखी, अब वो हेडलाइन देखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि कल पता ही था। बराबर तो मतलब अभी आप लोग एडवांस हो गए हो, अभी आप न्यूज़पेपर पे डिपेंड नहीं हो, तो न्यूज़पेपर का धंधा डाउन, वो एक डिकेइंग इंडस्ट्री, वहां पैसा नहीं डालना चाहिए। बट आप लोग अभी कहाँ से समाचार देख रहे हो? डिजिटल माध्यमों से, राइट? अगर आप लोग गूगल न्यूज रखते हो तो गूगल न्यूज आपको इंफॉर्मेशन देता है, उससे पहले व्हाट्सएप तो तैयारी होता है रोज 100 मैसेज देने के लिए आपको, राइट? सो डिजिटल एक इमर्जिंग सेक्टर है, और एफएल डिजिटल मार्केटिंग में सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की। तो आप आने वाले 3-4 साल में दूसरी कंपनियां देखोगे, पर एफएल तभी भी सबसे बड़ी होगी, राइट? सो दिस इज अ वेरी गुड ग्रोइंग कंपनी, ध्यान रखना चाहिए। एंड एलटीटीएस ऑल्सो अ गुड कंपनी, अपने सेक्टर की और बढ़िया ग्रोथ वाली। डन सर? सर थैंक यू। तो हम इनका और एनालिसिस नेक्स्ट वीक करेंगे, क्वालिटी देखेंगे तब। फिलहाल मैं यहां से और आगे बढ़ता हूं। सीमेंट एंड सीमेंट प्रोडक्ट, इस पे काम किया हुआ है विजय कुमार जी ने। यस विजय जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। जी सर। या मेरे ख्याल से विजय भाई हमने लास्ट टाइम सीमेंट पे भी बात कर ली, यस सर। की थे ना? हाँ जी, हाँ जी, करिए। या अभी आपको याद रह गया सबसे बड़ी कंपनी कौन सर? हाँ, अल्ट्राटेक और श्री सीमेंट सर। अरे वाह, वेरी गुड। और ग्रोथ भी उनका बढ़िया है। तो मैं सीमेंट को भी डिमांडिंग सेक्टर में रखूं कि नहीं रखूं सर? रखेंगे सर इसको। 100% रखना चाहिए। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो होगा तो सीमेंट भी ग्रोथ जबरदस्त करेगा। डन? जी चलिए, सर। थैंक यू वेरी मच। एंड आई एम नाउ मूविंग हियर स्पेशल कंज्यूमर सर्विसेज पे, जहां पे सत्यनारायण जी ने काम किया हुआ है। ओके, स्पेशल कंज्यूमर सर्विसेज जो सेक्टर है, यहाँ पे मैं बता दूं आपको। ओके, इस पे तो
जस्ट अभी किसी और ने भी काम किया हुआ था मेरे ख्याल से, है ना? ओके, सो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ सर, सत्यनारायण जी। या हमारी जस्ट ये सेक्टर पे बात हो चुकी है, मैं इससे तो आगे बढ़ता हूं, लेकिन आपकी और कोई सेक्टर हो उसको भी हम लोग देख लेंगे, राइट? स्पेशलिटी रिटेल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, गुड डिमांड। टेलीकॉम केबल्स नरेश भाई ने काम किया हुआ है, राइट? तो टेलीकॉम केबल्स कौन सी कंपनी है? HFCL, वो भी आजकल हर्षद मेहता बहुत फेमस है। मैं बता दूं आपको, हर्षद मेहता के जमाने में ये निफ्टी 50 में हुआ करती थी, राइट? विंध्या टेली 22% ग्रोथ। तो टेलीकॉम केबल में क्यों इतना ग्रोथ हो रहा है, कोई आइडिया सर? नरेश भाई? नहीं सर। आप लोग इतने सारे इंटरनेट यूज कर रहे हो, इतना इंटरनेट का पेनिट्रेशन हो रहा है। देखो अभी तक क्या था पता है, आपके घर में एक मुश्किल से एक कंप्यूटर होता था जो इंटरनेट से कनेक्टेड हुआ करता था, जी सर। लेकिन अभी एक लिस्ट बनाओ। जस्ट मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी लोग आज की मीटिंग में है, प्लीज क्रिएट अ लिस्ट और आप देखो एट करंट इंस्टेंस आपके घर में क्या क्या चीजें इंटरनेट से कनेक्टेड है, क्या क्या चीजें। मेरे ख्याल से एक हो सकता है लैपटॉप या कंप्यूटर, दूसरा मोबाइल, 2-3 मोबाइल होंगे, तो हो सकता है वो 2-3 यूनिट हो गए। हमको यूनिट गिनने, कितने यूनिट का इंटरनेट से जुड़े हुए। तीसरा हो सकता है आपका LED टीवी कनेक्टेड हो। चौथा शायद आप लोगों ने स्मार्ट वॉच भी लाई होगी। पांचवा शायद आपकी गाड़ी में भी इंटरनेट आ चुका है, इंटरनेट कनेक्टेड कार्स। AC आया क्या? जस्ट सोचो इसके बारे में, और आज ग्रुप में अपडेट कीजिएगा कि इन माय हाउस 9 यूनिट्स आर कनेक्टेड विद इंटरनेट। और आप देखो अभी जवाब सबके, 5 साल पहले 1 यूनिट कनेक्टेड था, आज कितने यूनिट इंटरनेट से जुड़े हुए? तो मतलब इंटरनेट आने वाले समय का भविष्य है, इसीलिए ई कॉमर्स और इंटरनेट वाली कंपनियों पे निवेश करते हैं। पर इसका फायदा टेलीकॉम केबल की कंपनियों को मिलता है। जस्ट अभी एक अनाउंसमेंट हुआ कि भाई इतने गांव जो बाकी है जहां पे अभी तक फाइबर नहीं पहुंचे, वहां पे भी पहुंचेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे आपको ग्रोथ दिख रहा है, राइट? तो यस, टेलीकॉम इज अ ग्रोइंग सेक्टर, और टेलीकॉम में ही ये टेलीकॉम केबल भी आ जाएगा, राइट? तो मैं यहां से भी बाहर निकल जाता हूं। एंड हाउसिंग फाइनेंस, ओके इम्तियाज जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, sir. या तो हाउसिंग फाइनेंस पे हमारी पहले एपिसोड में बात हुई थी सर। I think so, sir. वो HDFC के बारे में बात किया था। या तो हमारा ऑलरेडी बात इसके ऊपर हो चुका है, राइट? बट स्टिल लेट मी जस्ट कंक्लूड फॉर हाउसिंग फाइनेंस। कितनी सारी इम्तियाज जी लिस्टेड कंपनियां है हाउसिंग फाइनेंस में, राइट? पर राजा कौन है, किसके पास सबसे ज्यादा शेयर है? HDFC. अब ये मार्केट शेयर लिस्टेड कंपनियों का है, Correct. पर इन द रियल टर्म आप बिजनेस का शेयर भी देखोगे ना, तो HDFC के पास हाउसिंग फाइनेंस का सबसे बड़ा शेयर है। तो ऑलरेडी किंग इज HDFC, और दूसरे नंबर पे LIC है इन रियल टर्म ऑल्सो, धंधे में भी, राइट? पर आपने और कोई कंपनी का शेयर नहीं लिखा सर, धंधा नहीं लिखा है सर? नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये 83% था, तो मैंने Right. किया नहीं, बट आई Like- कैन पुट डाउन। यस सर, सो आई विल रिक्वेस्ट यू इम्तियाज जी जी। कि काइंडली दूसरी सब कंपनियों का भी लिखे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सीइंग द ग्रोथ, राइट? ये साल कोरोना की वजह से हाउसिंग फाइनेंस का धंधा अफेक्टेड है, लोगों ने नई हाउसिंग फाइनेंस की लोन नहीं ली, राइट? तो ये डेटा कब पता चलेगा? जब हम करंट ईयर का वहां पे देखेंगे। HDFC जो डेटा दे रहा है ना आपको, ये गलत डेटा दे रहा है। 37% इज नॉट रियल ग्रोथ ऑफ HDFC। ये HDFC का ग्रोथ है, पर हाउसिंग फाइनेंस का नहीं। करेक्ट। क्यों ऐसा? Why?
क्योंकि ये 36% ग्रोथ में HDFC के और कौन से बिजनेसेस आ गए? उनका जो बैंकिंग का जो है, या देखो, आपने मुझे बताया 1.4 लाख करोड़ का टर्नओवर HDFC करता है, राइट? पर इसमें 50,000 ही खाली हाउसिंग फाइनेंस है, तो बाकी 1 लाख करोड़ किधर से आया? बैंकिंग सेक्टर से। बैंकिंग, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, AMCs वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे क्या हमें खाली वो सेगमेंटेड रेवेन्यू लेना चाहिए उसका? या देखो, अगर आप सेगमेंटल रेवेन्यू लोगे ना, तभी आपको रियल ग्रोथ पता चलेगा, राइट? हर जगह ऐसा नहीं होगा। ये HDFC के पास पैसे बहुत है, HDFC होल्डिंग कंपनी हुई, इसीलिए ये हाउसिंग फाइनेंस का रियल डेटा नहीं दे रही। करेक्ट। 90% कंपनीज में आपको प्रॉपर डेटा मिलेगा, पर यहाँ पे अभी ये एरर है, राइट? ओके। तो अगर आप सेगमेंटल रेवेन्यू लोगे तो ये आपको परफेक्ट बताएगा, राइट सर? समथिंग सिमिलर ये शुगर सेक्टर में भी था, तो मैंने हाँ जी। वहाँ पे सब सेगमेंटेड भी लिए, क्योंकि वहाँ पे अगर आप उसमें भी अगर देख लें। राइट, चलो मैं यहाँ ओपन करता हूँ शुगर, जस्ट अ मिनट। शुगर की कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, कोई ठिकाना नहीं होता है, इसलिए बरसों से ये सब शुगर मिल चल रही है, और ये लोग सीखे कि शुगर के अलावा भी जो दूसरे सोर्सेज है वहां से भी अब ये लोग पैसा बना रहे हैं, राइट? क्योंकि शुगर पे डिपेंडेंसी अच्छी नहीं। क्या कहिए सर, यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन जैसे मिली ये आपको? DCM श्रीराम है, उसमें उनका शुगर का बिजनेस है, प्लस उनका दूसरे अलग बिजनेसेस भी हैं, तो Right, मैंने यहाँ जैसे पे खाली सेगमेंटेड लिए उनका। ओके, बहुत अच्छा किया सर, वेरी गुड। तो ये बाकी की कंपनियों में भी उनके पास डिस्टिलरी का काम रेवेन्यूज आ रहे हैं, प्लस राइट पावर जनरेशन एंड शुगर, तो मैंने राइट सभी में सेगमेंटेड लेके ये देखा है टू सी द राइट ग्रोथ ऑफ दिस सेक्टर। राइट। अब देखो ये हुआ क्या इम्तियाज जी, जैसा मैंने आपको बताया कि बरसों से ये सब कंपनियां कमाती नहीं है, तो ऑब्वियस है जब हम कमाते नहीं है तो हमारी ध्यान किधर होता है? अदर सोर्सेज ऑफ इनकम, करेक्ट। राइट? तो EID पैरी ये आजादी से पहले की कंपनी, इंडिया की जो टॉप 5 कंपनियां है ना, सबसे पहले रजिस्टर्ड जो हुई थी, फर्स्ट 5 प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, उनमें से ये एक है। पर धंधा कितना है? करेक्ट। बहुत नहीं है। ये मुथूट ग्रुप, राइट? EID पैरी का जो ग्रुप है, ये ग्रुप बहुत पुराना है और बहुत ही सक्सेसफुल कंपनीज इनके पास है, राइट? पर शुगर में ये लोग क्या कर रहे हैं? तो इतना अच्छा नहीं कर रहे, करेक्ट। तो तभी इन्होंने अलग अलग बहुत से बिजनेसेस किए। अब आपने मुझे दूसरे 2-3 बिजनेस बताए, जैसे डिस्टिलरी, राइट? तो डिस्टिलरी शुगर का ही एक पार्ट हुआ, आप उसको शुगर में ही गिने, तो वो बाय प्रोडक्ट या वो हर एक कंपनी का एक अलग प्रोडक्ट है, ओके, राइट? तो ज्यादातर शुगर की कंपनी, सब शुगर की कंपनियां डिस्टिलरी में तो होगी ही, राइट? और ये सब कंपनियां पावर में भी होगी, करेक्ट। हर एक कंपनी आप देखोगे कि वो पावर में है, राइट? तो आप वो ले लोगे तो इट्स ऑल राइट, क्योंकि ये होता है शुगर में से ही उनको बेनिफिट। अभी जैसे DCM श्रीराम में उनके पास क्लोरोविनाइल और फर्टिलाइजर्स का बिजनेस भी है, तो वो फर्टिलाइजर नहीं ले सकते। हाँ, तो वो एक्सक्लूड कर रहा हूँ मैं। या ठीक है, तो मैं करेक्ट कर लेता हूँ ये डेटा को। राइट सर, राइट। तो शुगर का भी हमें प्रॉपर डेटा मिल जाएगा। और मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, देखो अभी बहुत सी बातें चल रही है कि शुगर में इथेनॉल रिलेटेड जो चेंजेस किए उसकी वजह से डिमांड जबरदस्त आएगी, राइट? तो डेफिनेटली देखो डिमांड आएगी, लेकिन फिर भी ये हो सकता है कि जो आपकी कंपनीज है इनकी प्रॉफिटेबिलिटी ना आए, क्योंकि डिमांड लाने का काम सरकार कर रही है। गवर्नमेंट कंपनियों को प्रॉफिट में नहीं लाएगी, करेक्ट? ये डिमांड से वो लोग किसानों को फायदा कराएंगे, क्योंकि कंपनी 20 है, किसान करोर्स में है, करेक्ट? तो ओवरऑल वोटिंग आना है किसानों से, राइट? और किसान की इनकम बढ़ाने के लिए MSP वगैरह वगैरह करेंगे, तो ये ऑलरेडी शुगर कंपनियों के लिए तो ये नुकसानकारक चीजें होती है, करेक्ट? क्योंकि उनको महंगा माल मिलेगा, राइट?
तो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस शुगर कंपनियों पे न रखें। ओके। कोई भी ऐसा सेक्टर जिसका प्रॉफिट सरकार के हाथ में है, ऐसे सेक्टर से दूर रहे। ओके। राइट। अगर इथेनॉल रिलेटेड बेनिफिट चाहिए तो भी एक कैप कर दो यहाँ पे कि मैं 2% से ज्यादा वेटेज नहीं दूंगा इस सेक्टर को। ओके। बहुत रिस्क नहीं लेने का। राइट सर। गॉट इट। सो अगेन आई एम मूविंग फर्दर। सी, हमने यहाँ पे कई कंपनियां, कई सेक्टर देखे और मैंने आपको किस प्रकार से देखना उसके तरीके भी बताए। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा दोस्तों, आपकी ये सारे डेटा को कंसीडर करके कल मैं एक फाइनल लिस्ट अपलोड करता हूं कि फाइनली हम कौन सी इंडस्ट्री को आने वाले कल की इंडस्ट्री समझेंगे। अगर हम लोग पैसा डाल रहे हैं तो हमें दोस्तों कंपनियों से कोई मतलब नहीं है। पहला मतलब है इंडस्ट्री से, दूसरा मतलब होगा कंपनी से। तो पहला हम लोग इंडस्ट्री देखेंगे। आप लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सीखने को भी बहुत अच्छा मिला होगा। इसमें कुछ एरर्स और भी होगी, हम वो एरर को भी क्लियर करेंगे। राइट। देखो ऑब्वियस है, यहाँ रेस्टोरेंट हाई ग्रोथ होनी चाहिए, आप में ग्रोथ है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, अब इंडिया में एसी वॉशिंग मशीन बिकने ही वाले, तो हम लोग इनमें से ढूंढेंगे कौन सी होगी डिमांडिंग इंडस्ट्री। मैं कल ही ये डेटा अपलोड कर दूंगा ताकि एक फाइनल डेटा हम सबके पास आ जाए। पर दोस्तों कल से हम लोग एक और चीज सीखने का लिए आगे बढ़ेंगे। लास्ट 2 वीक जब आप लोगों ने डिमांडिंग इंडस्ट्री पे बिताए तो कुछ आइडिया आई होगी कि कौन सी इंडस्ट्री में कौन सी कंपनियां होती है। अब नेक्स्ट वीक हम लोग जब यही सब सेक्टर में से क्वालिटी कंपनी ढूंढने का प्रयास करेंगे तब हम और डीप डाइव करेंगे। हम इनके धंधे देखेंगे, हम इनके प्रॉफिट्स देखेंगे, हम इनके डेप्थ चेक करेंगे। तो अब हम इनका और ऑपरेशन करने वाले। तो मेरी रिक्वेस्ट है वो सारे लोगों से जिन्होंने होमवर्क किया, उन सबको अभिनंदन, जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच। होमवर्क नहीं इनिशिएट किया है तो प्लीज प्लीज प्लीज, अभी तो हम पहले एपिसोड में हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे अगर होमवर्क किया होगा तो ज्यादा फायदा होगा। होमवर्क नहीं किया होगा तो होमवर्क करने वालों को पता है कि उनको कितने प्रॉब्लम आ रहे हैं जब वो लोग होमवर्क कर रहे हैं। राइट। मैं चाहता हूं दोस्तों आप लोग जब हम 4 महीने बाद ये कोर्स को खत्म करें ना, आप मुझे ये कहो पीयूष भाई अभी आपकी कोई जरूरत नहीं है, वी आर कैपेबल टू डू रिसर्च। ये तब होगा दोस्तों जब हम प्रैक्टिकली काम करेंगे। सो दूसरा एपिसोड जो हम स्टार्ट करेंगे कल से, सारे लोग जिन्होंने नहीं भी किया था असाइनमेंट, यू शुड डू योर असाइनमेंट्स। राइट। तो कल से हम कहां प्रोसीड करने वाले हैं, टॉप क्वालिटी कंपनीज। स्टे कनेक्टेड दोस्तों। राइट। तो मैं यहाँ पे आज का एपिसोड खत्म कर रहा हूं। मैं एंड बटन दबाऊं उससे पहले अभी भी आपको कोई क्वेरी हो, डेफिनेटली आप लोग अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। यू कैन रेज योर हैंड एंड वी विल गो विथ योर क्वेरी। राइट। यस प्लीज। ओके, जिग्नेश कुमार करकर, या जिग्नेश भाई यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कहाँ पे है सर क्वेरी आपका? सर जो बजाज फाइनेंस एक मैंने ढूंढा था कंपनी। बजाज फाइनेंस, मतलब आप फाइनेंस सेक्टर की बात कर रहे हो? यस। चलो मैं आ जाता हूँ फाइनेंस सेक्टर पे। ओके, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी नहीं, ये है फाइनेंस। ओके, कहिए सर क्या क्वेरी हुआ यहाँ पे? नहीं एक मिनट, हाँ ये मेरी सीट नहीं है। अच्छा, ये नरेश गोहिल की सीट है। नरेश जी भाई सर, सर इसमें मेरा ये ऑडिटेड और अनऑडिटेड में डिफरेंस है सर इतना, तो ऐसा होता है? देखो होना नहीं चाहिए पर थोड़ा होगा। जब भी क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे
तो वो जी सर। अनऑडिटेड होंगे, बराबर। जी सर, जी सर। फिर जब आप एनुअल रिजल्ट देखोगे तब तक वो पुराने रिजल्ट ऑडिटेड हो चुके होते हैं। तो जब मैं खुद क्या करता हूँ, जब भी रिजल्ट एनुअल रिजल्ट आ जाते हैं, मैं एक बार उसको चेक कर लेता हूँ, जी सर। राइट। तो इसमें सर यही था, वो 13,818 और 13,421 या इतना देखो डिफरेंस। थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़े डिफरेंस होंगे, पर ये एग्जैक्टली ऑडिटेड रिपोर्ट के बाद कुछ चेंजेस होगा तो वो अपडेट कर देंगे आप, जी सर, जी सर। राइट। वही कह रही थी मेरी। ओके नरेश भाई। और जिग्नेश भाई, मैं आपके डेटा में आ जाता हूँ, जस्ट लेट मी गो। आप फाइनेंस तो मतलब नाम दो से लोगों ने किया, अदर फाइनेंस सर्विसेज नहीं था, कौन सा था? एक मिनट, चलो मैं यहाँ पे आपके नाम से ही सर्च कर लेता हूँ। ओके, ये सारे हैं आपके सेक्टर। अदर बजाज फिनसर्व, हाँ बजाज फिनसर्व बजाज फिनसर्व, वो तो होल्डिंग होल्डिंग कंपनी में है सर, यस यस। है ना। ओके, तो चलो ये मैं ओपन करता हूँ। मैंने बताया ना होल्डिंग कंपनियों में तो क्या होता है, कई आपकी क्वेरी क्या है पहले वो देख लेते हैं। इसमें सर ये जो एबीसी कैपिटल है, एबीसी कैपिटल, राइट, आदित्य बिरला। हाँ राइट जी, में सर ये जो डेटा मैंने लिया है वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से लिया है, तो वो राइट। बराबर है ना? देखो सर, सबसे पहली चीज जिग्नेश भाई कि होल्डिंग कंपनी का ये रिसर्च नहीं करने का, क्योंकि ये डेटा गलत आएगा। ये रिसर्च क्यों नहीं करने का, क्योंकि आदित्य बिरला कैपिटल एक होल्डिंग कंपनी है, मतलब इनका हो सकता है खुद का कुछ धंधा ही नहीं होगा जिग्नेश भाई। इन्होंने अलग 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 नीचे होल्डिंग की कंपनियां रखी हुई है, और वो जो कंपनीज जितना प्रॉफिट करेगी उतना आदित्य बिरला का धंधा दिखेगा। रिपीट करूं मैं, नीचे यस की यस। सब्सिडरीज कंपनीज जितना प्रॉफिट करेगी उतना होल्डिंग कंपनी का धंधा दिखेगा। तो अगर आप धंधे का ग्रोथ दिखने जाओगे तो ये गलत हो जाएगा, ये तो प्रॉफिट का ग्रोथ हो गया, समझे। तो ये होल्डिंग कंपनी में रिसर्च होगा ही नहीं, आपके पास डेटा सब गलत आ जाएंगे, बराबर नहीं, ओके, राइट। इसीलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा है, यस यस। बराबर। कोई भी कंपनी देखो, अब बजाज फिनसर्व जो है ना, बजाज फिनसर्व, बजाज फिनसर्व के केस में क्या है, बजाज लाइफ और जनरल ये दोनों बजाज फिनसर्व में है, तो उनका धंधे के कारण ये आपको धंधा दिख रहा है, राइट। बाकी बजाज फाइनेंस भी इनकी होल्डिंग कंपनी है, बजाज फाइनेंस बजाज फिनसर्व की ही कंपनी है। तो अगर आपने बजाज फिनसर्व लिया तो सब कंपनी आ गई, बजाज फाइनेंस भी आ गई, बजाज लाइफ भी आ गई, बजाज जनरल भी आ गई, सब मिलके ग्रोथ कैसा कर रहे हैं, 34% का ग्रोथ। लेकिन ये ग्रोथ प्रॉपर ना भी हो, बिकॉज दिस इज होल्डिंग कंपनी, राइट। सो वी विल नॉट एबल टू सर्च दिस डेटा। क्लियर सर? ओके। या और सर दूसरा क्वेरी था कि ये जो Yes. सब सेक्टर्स रहते हैं वो कितने पुराने हैं, वो कहाँ से पता चलेगा? नहीं रिपीट करो ना जिग्नेश भाई, क्या बताया आपने? सब जो सेक्टर्स है, जैसे ऑयल एंड रिफाइनरी हो गया या आईटी हो गया, हाँ, कंसल्टेंसी सर्विस हो गया, तो कितने पुराने हैं सेक्टर्स, वो कैसे अच्छा, पता चलेगा? देखो उसके लिए हमें क्या देखना होता है, कंपनी प्राइमरी सेकेंडरी ये सब हम सीखे थे ना पहले। प्राइमरी इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, टर्शियरी इंडस्ट्रीज, इनके प्रकार से, जैसे हाउसिंग फाइनेंस है तो ये फाइनेंस की कंपनी हुई। तो फाइनेंस एकदम नया भी नहीं है पर बहुत पुराना भी नहीं है। सबसे पहले तो क्या था, मेटल की और माइनिंग की मैन्युफैक्चरिंग की कंपनियां, राइट। फिर फाइनेंस की कंपनियां आई, अब आईटी उनके भी बाद में आई, राइट। पर प्रॉपर डेटा देख रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं यहाँ आईटी कंसल्टिंग में गया, राइट। सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, टीसीएस। तो टीसीएस कितनी पुरानी है सर, ध्यान है आपको? यस जिग्नेश भाई, यस यस। या ये कितनी पुरानी कंपनी है टीसीएस, ये कैसे पता चलेगा? तो उसका रिपोर्ट देख के। या देखो एनुअल रिपोर्ट आप ओपन करोगे ना तो पे लिखा होगा कि
23rd एनुअल रिपोर्ट, इसका मतलब क्या? 23 साल हो गए हमारी कंपनी को, ये 23वां रिपोर्ट है, राइट? यस यस या ओके ओके, सो मैं वापस से यहाँ पे बाहर आ गया। और कोई भी क्वेरी हो, यस यू कैन रेज योर क्वेरी। एंड नेक्स्ट वीक बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा, बहुत कुछ सीखना है, तो नेक्स्ट वीक थोड़ा टाइम डालना पड़ेगा आपको, थोड़ा ज्यादा टाइम। जनरली जो मैं कहता हूँ 20 मिनट, नेक्स्ट वीक के लिए थोड़ा ज्यादा समय एलोकेट करना दोस्तों, बराबर है? राइट, चलिए तो मिलते हैं दोस्तों कल से। कल नया एपिसोड के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे। नए एपिसोड क्वालिटी कंपनीज कैसे सेग्रीगेट करनी है ये सीखेंगे, और नेक्स्ट वीक क्वालिटी कंपनीज का आपका होमवर्क हम लोग चेक करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।